नमस्कार मित्रों। आज भाग 386 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के दो सेक्शंस 15 और 16 पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सेक्शन 15 से लेकर 25 तक कुल 11 धाराएं हैं जो सब हमें स्वीकृतियों के बारे में बताते हैं, एडमिशंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करें सेक्शन 15 ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। मित्रों, सेक्शन 15 BSA 2023 says us about definition of admission। ये सेक्शन 15 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। एडमिशन वर्ड जो है स्वीकृति, उसे परिभाषित किया गया है। कहता है ये सेक्शन 15 के स्वीकृति जो होती है वह एक कथन है जो कि मौखिक भी होती है स्वीकृति, दस्तावेजी तौर पर भी होती है स्वीकृति और इलेक्ट्रॉनिकली भी होती है स्वीकृति। बोले तो स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्दृष्ट कथन है। स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्दृष्ट कथन है जो किसी फैक्ट इन इशू, विवाद्य तथ्य या रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और यह उन व्यक्तियों में से किसी के भी द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हुआ होता है जो इसमें इसके पश्चात वर्णित है, हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। जी, अब मित्रों, इसी अनुक्रम में हम लोग सेक्शन 16 ऑफ BSA 2023 को देखें। सेक्शन 16 BSA 2023 जो है वह कहता है कि कार्यवाही के पक्षकार अथवा पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति को तो हम लोगों ने ऊपर देखा सेक्शन 15 में। अब वो स्वीकृति के बारे में सेक्शन 16 में कहता है कि कार्यवाही के पक्षकार के द्वारा स्वीकृति अथवा पक्षकार के अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृति, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और एजेंट ऑफ पार्टी, इसके बारे में यह सेक्शन 16 BSA 2023 कहता है कि ऐसे कथन स्वीकृतियां बन जाती हैं। ऐसे कथन स्वीकृतियां बन जाती हैं। कैसे कथन? तो जिस कथन को कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है वो कथन स्वीकृतियां बन जाती हैं, अथवा वो कथन भी स्वीकृतियां बन जाती हैं जो यदि पक्षकार के ऐसे अभिकर्ता, कैसे अभिकर्ता, जिसे कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों में वैसे कथनों को करने के लिए पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्राधिकृत किया हुआ, वो न्यायालय मान लेती है कि पक्षकार ने क्या कहते हैं कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अभिकर्ता को कथन करने के लिए प्राधिकृत कर रखा है और न्यायालय इस चीज को मान लेती है, तो वो भी उनका भी किया हुआ कथन स्वीकृति हो जाता है। मित्रों, यदि कथन जो है वह वाद के, सूट के ऐसे पक्षकारों के द्वारा जो प्रतिनिधि की हैसियत में वाद ला रहे हैं अथवा जिन पर प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया जा रहा है, तो अगर वे
वैसी हैसियत धारण करते हैं तो उनके कथन जो होंगे वो स्वीकृतियां होती हैं, अन्यथा वे कथन स्वीकृतियां नहीं होंगी अगर वो हैसियत नहीं धारण करते हैं जिस हैसियत से वे प्रतिनिधि की हैसियत से उन पर बाद लाया गया है अथवा वो बाद लाए हैं, अगर वो हैसियत नहीं करते हैं, धारण करते हैं। वंस अगेन, यदि कथन जो है बाद के ऐसे पक्षकारों के द्वारा जो प्रतिनिधि की हैसियत में बाद ला रहे हैं या जिन पर प्रतिनिधि की हैसियत से बाद लाया जा रहा है, तो अगर वे वाकई वैसी हैसियत को धारण करते हैं तो उनके द्वारा किया हुआ कथन स्वीकृतियां हो जाएंगे, अन्यथा उनके द्वारा किया हुआ कथन स्वीकृतियां नहीं होंगे। मित्रों, अगर कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित जो है रखने वाला व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित रखता है और वैसा व्यक्ति, वो हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत से कथन करता है तो उसका वह कथन स्वीकृति होती है, एडमिशन होता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति द्वारा कथन किए गए हैं जिनसे बाद के पक्षकारों का बाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, डिराइव्स देयर इंटरेस्ट, अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा कथन किए गए हैं, कैसे व्यक्ति द्वारा, तो जिनसे बाद के पक्षकारों का बाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, डिराइव देयर इंटरेस्ट, तो वे कथन भी स्वीकृति होती हैं यदि उन सब कथनों को करने वाले व्यक्तियों के हित के बने रहने के दौरान में किए गए हैं। इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट्स। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।